Hello everyone, I am your social science educator, welcomes you back on the amazing platform Magnet Brains. So as you already know, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब MIQs। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब टाइम आ गया है हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियो का। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हमारा वन शॉट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और आते हैं अपने वन शॉट रिवीजन में। सबसे पहले ये जो चैप्टर है एक्चुअल में ये हमें क्या बता रहा है कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें यूज कैसे करना है, ठीक है, जिससे हम उसे मैक्सिमम टाइम तक यूज कर सके, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखी है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने के लिए कि नेचर रिसोर्स कैसे बन जाता है, व्हेन डज अ नेचर बिकम रिसोर्स, ये समझने के लिए समझना जरूरी हो गया था कि नेचर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज नेचर? एवरीथिंग ऑन अर्थ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मतलब अर्थ पर जो भी अवेलेबल है और जो ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया है वो सभी क्या है, वो एक्चुअल में नेचर का ही तो पार्ट है। जैसे कि उसमें कुछ लिविंग थिंग्स या फिर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, माइक्रोब्स। वैसे ही जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, मिनरल, सनलाइट एंड विंड। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका था कि एक्चुअल में नेचर होता क्या है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती है जो एक्चुअल में ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं बनी है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट ट्री जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। फ्लोइंग रिवर, रिवर जो फ्लो हो रही है वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और या फिर हम बात करें उस कोल की जो एक्चुअल में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर पहले जो डिपॉजिट हो गया था हमारे अर्थ के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, नेचर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि नेचर जो है एक्चुअल में वो रिसोर्स कब बन जाता है, मतलब जो एलिमेंट एक्चुअल में नेचर में प्रेजेंट है उन्हें कब हम नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। When human find it useful and use it for sustenance or creation, मतलब जब ह्यूमन मानव इन चीजों को यूज करता है किस लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए या फिर किसी क्रिएशन के लिए, तो ये एलिमेंट एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नेचुरल रिसोर्सेस में। जैसे कि यहां पर अगर किसी भी एलिमेंट को नेचुरल रिसोर्स बनाना है तो तीन कंडीशन यहां पर फॉलो करना पड़ेगी। कौन कौन सी वो कंडीशंस है? फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जितनी भी एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है अगर हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नेचुरल रिसोर्स बन सकता है। टूल्स एग्जिस्ट टू एक्सट्रैक्ट और यूज, है ना, मतलब हमारे पास ऐसे सारे टूल्स होने चाहिए जिससे हमें क्या कर सकें, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें और साथ ही साथ में उन्हें यूज भी कर सकें। एग्जांपल देख लेते हैं, डीप सी ऑयल नाउ रीचेबल विद द रिग्स। जो ड्रिल रिग्स होती है हम अब उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, जो डीप सी में ऑयल प्रेजेंट है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर जब हम कुछ सालों पहले देखते हैं, आज से 100 साल पहले देखते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं था, मतलब तब वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स नहीं था। बट अब क्या है, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बन गया है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। नाउ टाइम फॉर सेकंड कंडीशन विच इज इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब क्या, जो भी चीज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए एक्सट्रैक्शन कॉस्ट से। तो समझिए कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए किससे, वैल्यू से। कॉस्ट इज ऑलवेज लेसर देन द वैल्यू, तभी ये क्या हो पाएगा, ये इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। जैसे कि ट्रेस गोल्ड इन सी वाटर नॉट वर्थ एक्सट्रैक्टिंग। अगर हम बोलें कि भाई सी वाटर में गोल्ड जो है वो पाया जाता है पर उसे एक्सट्रैक्ट करना जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है और उसकी उतनी वैल्यू मिलने भी नहीं वाली है, इसलिए वो क्या नहीं हो पाएगा, वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा। बट ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेट्रोलियम, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। नाउ ऑन द थर्ड कंडीशन विच इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल? एक्चुअल में वो चीजें जो प्रैक्टिसेस को सोसाइटी क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती है या फिर वो उन्हें मानती है। बाकी जिन प्रैक्टिसेस को सोसाइटी नहीं मानती वो सभी नेचुरल रिसोर्स नहीं बन सकते। सो सोसाइटी परमिट यूज, अगर सोसाइटी परमिट कर देती है उनका यूज करना, मतलब ये क्या होंगे, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किन चीजों के लिए सोसाइटी परमिट नहीं करती, तो सेक्रेड ग्रोव्स इन मेघालय
मेघालय, नॉट कट और टिम्बर। ठीक है, सो जो सेक्रेड ग्रोव्स एक्चुअल में प्रेजेंट है कहां पर, मेघालय में, उन्हें कट नहीं किया जा सकता क्योंकि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और साथ ही साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो ही क्या हो पाएगा, नेचर का कोई भी एलिमेंट एक्चुअल में रिसोर्स बन पाएगा। सो आई होप ये पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका होगा कि कैसे वो रिसोर्स बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूं, यहां पर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है। इसका मतलब है क्या कि एक्सट्रैक्ट करना, यूज करना और कंज्यूम करना, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। मतलब हम किसी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसे अपने यूज में लाने वाले हैं और उसे कंज्यूम करने वाले हैं, वो होता है कि एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेशन। नॉट नेगेटिव, असेंशियल फॉर सर्वाइवल, सस्टेनेबल इज इक्वल टू वाइस यूज। मतलब क्या हुआ एक्चुअल में कि यहां पर एक्सप्लॉइटेशन का जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये एक्चुअल में पॉजिटिव सेंस में ही बता रहा है कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज करते हैं, देन उन्हें कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम इन्हें सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि ये इसका वाइस यूज हो गया। चलिए तो अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें दिखाई देगा ऑब्वियस और लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज एक्चुअल में क्या होते हैं। सो ऑब्वियस रिसोर्सेज जिसमें आ जाते हैं जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल और साथ ही साथ में फूड भी, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ऑब्वियस कैटेगरी में आ जाएंगे। पर लेस ऑब्वियस क्या होते हैं, जैसे कि हम बात करें कोल, पेट्रोलियम, टिम्बर, आयरन ओर और गोल्ड, ये सभी क्या हैं, ये हमने देख लिया था कि ये लेस ऑब्वियस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन कल्चरल व्यू की। इंडियन कल्चरल व्यू मतलब आप सभी को पता है कि हम इंडियन कल्चर में नेचर को एज अ मदर ट्रीट करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि यहां पर जो बेसिल प्लांट है उसकी वर्शिप की जा रही है फॉर शोइंग द ग्रेटिट्यूड। ऐसा क्यों किया जाता है एक्चुअल में, बिकॉज नेचर जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कल्चर में नेचर को सैक्रेड माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है और साथ ही साथ में उसे मदर लाइक भी माना जाता है। हम कहते हैं ना धरती मां, मतलब क्या हो गया, हमारा नेचर जो है एक्चुअल में वो मदर जैसा है। तो चलिए यहां पर कुछ प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि तुलसी पूजा। ये एक्चुअल में क्या है जी, ये एक्चुअल में वही है कि हम जो बेसिल प्लांट है उसे हम लगाते हैं अपने घर के बाहर, घर के सामने, और वहां पर हम उसकी पूजा भी करते हैं, मतलब उसे वर्शिप भी करते हैं। क्यों करते हैं वर्शिप, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे लिए ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ में इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। इसलिए हम इंडियन प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बेसिल प्लांट की वर्शिप भी करते हैं। वहीं दूसरा एग्जांपल आ जाता है, दूसरी प्रैक्टिस आ जाती है, जैसे कि जेंटल प्लगिंग। जेंटल प्लगिंग मतलब क्या, जब फार्मर एक्चुअल में फील्ड को प्लाव करते हैं तो वो बहुत ही जेंटली करते हैं, जिससे क्या हो, जो एक्चुअल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल में हैं उन्हें किसी प्रकार से हार्म ना हो और साथ ही साथ में सॉइल क्वालिटी, सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी मेंटेन रह सके। सो स्पेयर्स अर्थ वार्म। नेक्स्ट देखें हम सस्टेनेबल हनी कलेक्शन। मतलब जब आपने देखा होगा, हमने ये चीज की बात करी भी थी कि हनी जो कलेक्ट किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा, वो एक्चुअल में कुछ हनी उन बी हाइव्स के लिए ऑलरेडी छोड़ देते हैं, जिससे एक्चुअल में क्या होता है, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से रिफिल हो जाता है। सो ये चीजें क्या आपको समझ में आ रही है किस तरीके से इंडियन कल्चर में ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती है। चलिए अब समय आ गया है जब हम क्या करेंगे, इसे कैटेगराइज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यहां पर आपको तीन कैटेगरी मिलने वाली है, फर्स्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, सेकंड इज फॉर मटेरियल एंड थर्ड इज फॉर एनर्जी। तो चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें आएगी। जो एसेंशियल फॉर लाइफ होने वाले हैं, मतलब जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, जैसे कि फूड। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एसेंशियल फॉर लाइफ कैटेगरी में आती है जब हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब बात करेंगे हम जो रिसोर्सेस होने वाले हैं फॉर मटेरियल। तो देखिए जैसे कि वुड से हम फर्नीचर बना लेते हैं, मार्बल से हम स्टैच्यू बना लेते हैं, कोल को हम यूज करते हैं, हम गोल्ड को यूज करते हैं। ये एक्चुअल में मटेरियल है, ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, हमारी लाइफ को और ज्यादा लग्जरियस बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, मतलब इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसेंशियल फॉर लाइफ कैटेगरी में नहीं आते, ये तो मटेरियल कैटेगरी में आते हैं। एंड थर्ड इज एनर्जी। जिन सारे रिसोर्सेज से हम एक्चुअल में क्या करते हैं, एनर्जी
प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, लाइक व्हाट, लाइक कोल, लाइक वाटर, लाइक पेट्रोलियम, सनलाइट एंड विंड। सो अगर हम इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ यूज कैटेगराइज करते हैं तो 3 कैटेगरीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें यह जान लेना होगा कि हम इन रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर क्यों रहे हैं, क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। सबसे पहली चीज ये समझने के लिए कि कितने समय तक और रहने वाले हैं, जैसे कि कोल जो है अगर हम इसी पे इससे यूज करते रहें तो अगले 50 सालों तक और रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यही तो समझना पड़ेगा कि कितने सालों तक ये और हमारे साथ रहने वाले हैं, जिससे हम इसका और ज्यादा वाइज यूज कर सकें और ज्यादा इसके टाइम पीरियड को स्ट्रेच कर सकें। नेक्स्ट इज प्लान वाइज यूज फॉर द फ्यूचर। वाइज यूज करना सिमिलर चीज, क्योंकि हमें यहां पर जब ये पता लग जाएगा कि कितने समय तक रहने वाले हैं तो हम इसके लिए वाइज यूज के लिए प्लान बना सकते हैं, जिससे हम इसे बेटर यूटिलाइज कर पाएं। साथ ही टू प्रोटेक्ट नेचर्स बैलेंस, और नेचर जो है, जो मदर नेचर है, उसमें बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने बैलेंस नहीं बनाकर रखा, अगर हमने नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट करा, तो यहां पर क्या होने वाला है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो भी नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसकी कैटेगरीज के बारे में। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले तो कि नेचर साइकिल वर्क कैसे करती है। तो देखिए, जो नेचर साइकिल होती है एक्चुअल में उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता अगर हम यहां पर इंटरवीन ना करें, मतलब ह्यूमन इंटरवीन ना करें। तो समझिए कैसे, एवरीथिंग रिसाइकल्स, मतलब सारी ही चीजें नेचर में अगर वो अपने हिसाब से चल रही है तो वो रिसाइकल हो जाती है। जैसे कि जब एक लीफ ग्राउंड पर गिर जाती है, सॉइल में गिरती है उस पेड़ से, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होकर उसके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और वो खुद भी सॉइल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। मतलब ये डिकम्पोज होती है, सॉइल बन जाती है, देन उसी जगह से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होना चालू हो जाता है। क्या यहां पर कोई भी वेस्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर वो लीफ नीचे गिरी थी तो वहीं के वहीं डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज होने के बाद में फिर से एक नया प्लांट जो है वो हमारे सामने है। ऐसे ही अगर हम देखें कि वाटर जब एवापोरेट होता है तो वो जाकर क्लाउड्स बना लेता है। क्लाउड्स बनाने के बाद में जब वो प्रेसिपिटेट करता है तो रेन वापस अर्थ पर आती है और उससे हमारी रिवर्स जो है वो फिर से फिल हो जाती है। मतलब क्या हुआ, वेस्ट यहां पर जो है इस नेचर साइकिल में वो बिल्कुल जीरो दिखाई देने वाला है। चलिए अब यहां पर 2 टर्म समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिस्टोरेशन एंड सेकंड इज रीजनरेशन। सो रिस्टोरेशन क्या होता है? रिस्टोरेशन का मतलब वही होता है कि अगर आपको हाथ पर कट लग गया और धीरे धीरे करके आपकी स्किन वापस से रिपेयर हो गई, मतलब क्या हो गई, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई, दैट इज रिस्टोरेशन। जैसे कि अगर कोई प्लांट डेड हो जाता है या फिर कोई प्लांट गिर जाता है और वो जब डिकम्पोज हो जाता है, सॉइल में मिलता है और फिर वहीं से एक नया प्लांट आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्चुअल में रिस्टोर हो गया, हम ऐसा मान सकते हैं। मतलब हीलिंग बैक, ठीक है, जैसे कि स्किन आफ्टर द कट। पर जब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन में हमेशा एक न्यू लाइफ इमर्ज होकर आती है। जैसे कि आफ्टर द फॉरेस्ट फायर, जब बहुत सारे पेड़ फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बट देन आप देखेंगे कुछ समय बाद में और ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे, मतलब और न्यू ट्रीज जो हैं वो वहां पर ग्रो कर चुके होंगे। तो ये होता है एक्चुअल में क्या, रीजनरेशन। तो क्या दोनों समझ में आ गए, क्या होता है रिस्टोरेशन और क्या होता है रीजनरेशन? रिस्टोरेशन मतलब हील करना और वहीं रीजनरेशन मतलब क्या, रीजनरेशन मतलब न्यू लाइफ। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम 2 मेन कैटेगरी की बात करने वाले हैं हमारे रिसोर्सेज को, जिसमें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कि किस तरीके से रिन्यूएबल हो सकते हैं या फिर ये नहीं हो सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। यहां पर देखिए, कैन वी रिप्लेस्ड, क्या हम रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? यस, नेचुरली ओवर टाइम। क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी क्या होते रहते हैं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो यहां देखिए, टाइम टू फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम टाइम लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाते हैं, डेज टू ईयर में ये वापस से क्या हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सनलाइट तो हमें डेली ही शाइन करती हुई दिखाई देती है, वैसे ही विंड भी कंटिन्यूस फ्लो होती है, वैसे ही वाटर, टिम्बर, सॉइल जो है ये सभी एक्चुअल में रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं अगर हम इन्हें सस्टेनेबल वे में यूज करते रहें।
अब रिस्क क्या है अगर हम इन्हें ओवर यूज करते हैं तो यहां पर देखिए बिकम नॉन रिन्यूएबल। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज नहीं करेंगे, अगर हम उसका वाइसली यूज नहीं करेंगे, तो वो भी एक समय पर आकर क्या बन जाने वाले हैं, नॉन रिन्यूएबल बन जाने वाले हैं। तो क्या ये समझ में आ गया कि रिन्यूएबल रिसोर्स एक्चुअल में होता क्या है? चलिए अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी रिन्यूएबल जैसे रिप्लेस हो सकते हैं? जी नहीं, ये रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी ये यूज हो जाएंगे सिर्फ एक बार, तो ये हमेशा के लिए वैनिश हो जाने वाले हैं। क्योंकि आप एक ही कोल को बार बार तो बंद नहीं कर सकते ना। आपने अगर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लिया है तो क्या आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो इतने जल्दी रीजनरेट नहीं होते। वो अगर एक बार यूज हो गए तो मतलब वो यूज हो चुके हैं। अब उनका रीजनरेशन के चांसेस बिलियन और मिलियंस ऑफ ईयर बाद आने वाले हैं। सो टाइम टू फॉर्म, कितना समय लगता है इसे बनने में? तो देखिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। वहीं एग्जांपल की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड आयरन ओर, ठीक है, ये सभी जो हैं ये ऐसे रिसोर्सेस एक्चुअल में जो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इन्हें ओवर यूज करते हैं तो क्या रिस्क होने वाला है? ये कंप्लीटली रन आउट हो चुके होंगे, मतलब ये पूरी तरीके से वैनिश हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इसलिए हमें क्या करना है, इनका जुडिशियली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे हम इन्हें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सके। चलिए अब हम रिन्यूएबल रिसोर्स को और डेप्थ में जाकर यहां पर समझने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअल में रिन्यूएबल रिसोर्स। रिप्लेनिश बाय नेचर इन शॉर्ट टाइम, ये चीज हम समझ चुके थे। इसमें हम कुछ टाइप्स देख लें, जैसे कि सोलार एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जो सोलार एनर्जी होती है वो कैसे रिन्यू होती है, सबसे पहले तो ये समझे। सन जो है वो डेली शाइन करता है, जब वो डेली शाइन करता है तो हम उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अब यूज करने लगे हैं, जैसे कि सोलार सेल से, सोलार कुकर में, इन सारी चीजों में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। वाइस यूज क्या है, जैसे कि सोलार पैनल का यूज करना, सोलार सेल का यूज करना। डेंजर क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेंजर नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, ये कोई लिमिटेड थोड़ी है। सन तो डेली शाइन करने वाला है ना, तो ये एनर्जी एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज विंड। अब जो विंड होती है एक्चुअल में ये कैसे रिन्यू होती है? तो विंड तो हमारे अर्थ पर मूव करती ही रहती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पर भी सनशाइन करता है, हीट बढ़ती है, लो प्रेशर जोन बनती है, वहां पर विंड ट्रेवल करके आ जाती है, और इसी तरीके से पूरे अर्थ में क्या करती है, घूमती रहती है। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अगर हम इसका वाइस यूज करें तो कैसे कर सकते हैं, हम विंड मिल्स, टर्बाइंस का यूज करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वही होगा क्या, इसका वाइस यूज। क्या इसमें कोई डेंजर है? ऑब्वियसली इसमें भी कोई डेंजर यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भी फाइनाइट है। मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है एक्चुअल में। अब बात करते हैं हम तीसरे रिसोर्स की, जो होने वाला है वाटर। कैसे वाटर एक्चुअल में रिन्यू होता है, इसके बेसिस पर हम बात करेंगे। देखिए रेन होती है, रेन से वाटर जो है वो रिवर में जाता है, रिवर से वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, जब एवापोरेशन हुआ था तो एवापोरेशन होने के बाद में क्लाउड्स बने, क्लाउड से रेन हुई, रेन होने के बाद में वो रिवर्स में गया वही वाटर पॉन्ड्स में गया, और वही वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल पर चला गया, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसका वाइस यूज हम कैसे कर सकते हैं, हाइड्रो पावर का यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम डैम बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब डेंजर क्या होने वाला है, क्या वाटर एक्सटिंक्ट हो सकता है? तो जी हाँ, वाटर जो है वो जरूर यहां पर डेंजर कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और एक समय आएगा जब फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस हैं, जो वाटर है, वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। इसलिए इसका वाइस यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इज टिम्बर। क्या टिम्बर जो है वो एक्चुअल में कैसे रिन्यू होता है? तो जो एक ट्री होता है उसे 10 to 50 ईयर लग जाते हैं एक्चुअल में एक मैच्योर ट्री बनने में। मतलब एक प्लांट जब 10 से लेके 50 साल तक ग्रो करता रहता है कंटिन्यूसली, तब वो एक अच्छा ट्री बन पाता है। अब इसका वाइस यूज कैसे हो सकता है? तो जब भी हम एक ट्री को कट कर रहे हो तब हमें क्या करना है, 2 नए प्लांट वहां पर ग्रो करने होंगे, तभी ये क्या हो सकता है, ये रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब डेंजर क्या होने वाले हैं, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो उससे बहुत सारी फ्लड जो है वो भी आने वाली है, और फिर ह्यूमन साइकिल जो है
उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दिखने वाले हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं हमारे एक और रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब सॉइल की। सॉइल है वो कैसे एक्चुअल में रिन्यू होती है, तो यहां पर रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स और साथ ही साथ में डेड लीव्स या फिर डेड प्लांट्स। तो जितने भी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में नेचर से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे कि लीव्स की बात करें या फिर हम बात करें ट्रीज की, अगर वो गिर जाते हैं और वो सॉइल में फिर से डिकम्पोज हो जाते हैं तो माइक्रोब्स वहां पर उसमें हेल्प करते हैं, देन वो वापस से सॉइल बन जाते हैं। इसी तरीके से सॉइल कंटिन्यूअसली रीजनरेट होती रहती है। इसका वाइस यूज कैसे कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन करके। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या कि अगर हम एक ही टाइप की क्रॉप बार बार लगाते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस क्रॉप ग्रोथ के लिए जरूरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। पर अगर हम क्रॉप रोटेट करते रहेंगे, मतलब हमने एक सीजन में वीट लगाया तो दूसरे सीजन में पैडी लगाया, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्रॉप जो है वो रोटेट होते रहेगी और पर्टिकुलरली एक ही जो एलिमेंट वहां पर होने वाला है, जो न्यूट्रिएंट होने वाला है, वो पूरी तरीके से वैनिश नहीं होगा। साथ ही साथ में हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि काउ डंग का यूज कर सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया का यूज कर सकते हैं। अब डेंजर क्या होने वाला है? डेंजर यही होने वाला है कि अगर हमने सॉइल को सस्टेनेबल वे में यूज नहीं करा, वाइसली यूज नहीं करा, तो हमारे जो लैंड है वो बैरन हो जाएंगे और डेजर्टिफिकेशन यहां पर होने लगेगा, जिससे पूरा वेजिटेशन क्या हो जाने वाला है? खत्म हो जाने वाला है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पांचों के पांचों जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे उन सारे थ्रेट्स की जो एक्चुअल में रिन्यूएबल को नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें ये समझना भी होगा कि कैसे हम इसे यहां पर अवॉइड करें, इसे होने से रोक सकते हैं। तो देखिए, थ्रेट्स दैट टर्न रिन्यूएबल टू द नॉन रिन्यूएबल। सबसे पहली चीज क्या? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज कट फास्टर देन द ग्रोथ। जैसे कि इससे हो क्या रहा है? एक्चुअल में हम ट्रीज को कट तो कंटिन्यू करते जा रहे हैं पर हम नए ट्रीज प्लांट नहीं कर रहे हैं, और वो जितने दिन में ग्रो होते हैं हम उससे कई ज्यादा पेस से क्या कर रहे हैं? इन्हें कट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा? जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाने वाली है। सो हमें इस डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। नेक्स्ट इज ओवर फिशिंग। एक्चुअल में जब से इस चीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इस सेक्टर का, तब से ओवर फिशिंग होने लगी है। ठीक है, सो नेट्स कैच बेबी फिशेस। बेबी फिशेस मतलब ऐसी छोटी छोटी फिशेस जिसे एक्चुअल में जो बड़े बड़े नेट होते हैं वो क्या करते हैं? वो कैच कर लेते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो पाती है और फिर क्या हो जाती है? पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के लिए ब्लूफिन टूना। ब्लूफिन टूना जो एक स्पीशीज है फिशेस की, वो एक्चुअल में एक्सटिंक्ट होने वाली है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुकी है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। अगर हम रिसोर्सेज को वाइसली यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन रिन्यूएबल बनने वाली है। जैसे कि फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो फिशेस को मार देते हैं और पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा रिवर यमुना के बारे में, जिसका कलर एक्चुअल में ब्लैक हो चुका है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट डिकम्पोजिशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज जब किए जाते हैं तो वो रिवर्स में डिस्पोज कर दिए जाते हैं विदाउट ट्रीटिंग देम, जिसके कारण इसका कलर भी ब्लैक हो चुका है और ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर बन चुकी है। सो हमें इन सारी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, तभी एक्चुअल में क्या हो पाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट होने से बचाए जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक्चुअल में नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोल। कोल एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है? तो जब डेड प्लांट जो हैं वो बरी हो चुके हैं 300 मिलियन ईयर्स एगो, कहां पर? हमारे अर्थ के नीचे। ये जो आपको ब्लैक गोल्ड दिखाई दे रहा है, मतलब जो कोल दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में 300 मिलियन ईयर्स पहले जो प्लांट धरती के नीचे, हमारे अर्थ के नीचे एक्चुअल में कवर हो चुके थे, उनसे कोल यहां पर बना है। और अगर हम अभी इसका वाइसली यूज नहीं करते हैं, जिस पेस से हम अभी यूज कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम कितने ईयर्स तक और रहने वाला है? मैक्सिमम ये 50 ईयर्स में पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। इसलिए अगर वाइस यूज करना है तो क्या करें? हम अल्टरनेटिव्स यहां पर ढूंढना चालू कर दें और उन्हें यूज करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी। ठीक है, जिससे हम इसके टाइम स्पेन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, मतलब पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम कैसे बनता है?
है तो जो डेड सी एनिमल्स हैं जब वो ओशन के अंदर बरी हो चुके थे उनसे ही एक्चुअल में क्या हुआ, ये फॉसिल फ्यूल तैयार हुआ जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये कितने सालों तक रहने वाला है और अगर हम इसी पेस से इसे यूज करते रहे तो ये मैक्स टू मैक्स 40 to 50 ईयर्स और हमारे साथ में रहने वाला है। पर इसका वाइस यूज कैसे किया जा सकता है? सो हम ईवीज का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब हम यूज करने भी लगे हैं, सीएनजी मतलब कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, और साथ ही साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, जिससे हम इंडिविजुअली अपने व्हीकल में जो पेट्रोलियम यूज करते हैं उसे थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये जो सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं। चलिए अब तीसरे रिसोर्स की बात कर लेते हैं, दैट इज नेचुरल गैस। सेम एज पेट्रोलियम, जहां जहां से पेट्रोलियम निकलता है वहीं वहीं आसपास में नेचुरल गैस भी मिल जाती है। ये भी मैक्स टू मैक्स कितने साल तक और रहने वाली है? तो मैक्स टू मैक्स ये 40 ईयर्स तक जो है और रहने वाली है। अब इसका वाइस यूज कैसे किया जा सकता है? कुकिंग में, साथ ही साथ में अवॉइड फ्लेयरिंग, मतलब हम इसे वाइसली यूज करें, इसका वेस्टेज कम से कम करें, जिससे क्या होगा, ये लंबे समय तक हमारे साथ बनी रह सकती है। फिर हम बात करते हैं आयरन ओर की। आयरन ओर जो है वो कैसे एक्चुअल में बनता है? तो जो अर्थ का जो क्रस्ट वाला एरिया होता है, मतलब जो लेयर्स होती है ना, क्रस्ट मेंटल कोर आपने पढ़ा होगा, तो जो क्रस्ट होता है वहीं पर तो Fe मतलब आयरन पाया जाता है। तो ये रिन्यू होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा, इसलिए ये इंडिया में अभी भी अगर हम बात करें तो ये मैक्स टू मैक्स 100+ ईयर्स तक रह सकता है। पर एक समय पर जाकर अगर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू पेस पर यूज करते रहे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा फॉर श्योर। अब इसका वाइस यूज कैसे किया जा सकता है? तो हम स्टील को रिसाइकल करके भी तो यूज कर सकते हैं। हम उन सारी चीजों को क्यों वेस्ट मान लेते हैं जो एक्चुअल में ऐसे रिसोर्सेज से निकलती है? हम इन्हें रिसाइकल करके वापस से यूज करें तो ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस होगी और ये लंबे समय तक हम यूज कर पाएंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं गोल्ड और डायमंड जैसे वैल्यूएबल मिनरल्स की। ये एक्चुअल में बने कैसे? तो जो गोल्ड और डायमंड है वो माइंस में बने, और वो माइंस कैसी थी? जो अर्थ के नीचे बहुत ही ज्यादा प्रेशर और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में रही, जिससे कन्वर्ट होकर गोल्ड और डायमंड में कन्वर्ट हो गए। अब ये इंडिया में कितने समय तक रह सकते हैं? तो ये बहुत ही लिमिटेड है, इसका तो टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है कि ये कितने जल्दी ही यहाँ से समाप्त हो जाएंगे, इसलिए तो इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई होती है। अब अगर हम देखें कि कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है वाइसली, तो ज्वेलरीज जो होती है उन्हें बार बार न्यू ज्वेलरीज ना बनाई जाए, हम उन्हीं ज्वेलरीज को रीयूज करते रहें, जिससे क्या होगा, इन्हें कम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये बेटर तरीके से हमारे साथ में बने रहेंगे। अब एक फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया यूजेस 2 लाख टन ऑफ द कोल डेली। इंडिया जिस पेस से अभी कोल को यूज कर रहा है उसमें वो 2 लाख ऑफ टन्स कोल जो है वो डेली यूज करता है, जो बहुत ज्यादा है। इसी कारण से ये सिर्फ 50 ईयर्स तक और हमारे साथ रहने वाला है। सो आई होप ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो एक्चुअल में नेचर हमें विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए इनकी बात करते हैं। नेचर्स फ्री गिफ्ट, क्या क्या गिफ्ट हैं? सबसे पहले तो फंक्शन समझ लेते हैं। ट्री मेक्स ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये तो खुद अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, एक सर्विस की तरह हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे कि ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, और वैसी बीज जो है वो पॉलिनेट करती है। अब सर्विस क्या हुई, हमें क्लीन एयर मिल गई। अगर ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो हमें क्लीन एयर तो नहीं मिल सकती। वैसे ही फॉरेस्ट से हमें क्लीन वाटर मिला, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो भी नेचुरली। वैसे ही अगर हम बात करें तो फ्लड भी कंट्रोल हो जाता है। अगर फॉरेस्ट अभी भी एग्जिस्ट करेंगे, अगर सॉइल इरोड नहीं होगी तो फ्लड भी कम से कम आने वाले हैं। वैसे ही बीज जब पॉलिनेट करती है तो उससे फूड सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि वन मैच्योर ट्री जो है वो कितनी ऑक्सीजन डेली प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन डेली। और एक पर्सन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है डेली? तो अप्रॉक्स 350 लीटर ऑक्सीजन जो है वो डेली एक पर्सन को चाहिए होती है। मतलब 1.3 ट्रीज डेली जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं
वो ऑक्सीजन एक ह्यूमन की नीड को फुलफिल कर पाती है। मतलब क्या हुआ, यही तो हुई एक्चुअल में इकोसिस्टम सर्विस। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट चीज को कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है क्या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो हर जगह पर वैसे ही अवेलेबल है जैसे वो एक जगह पर होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और कुछ जगहों पर तो होते भी नहीं है, तो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। नो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वर्ल्ड एंड विथ इन कंट्रीज, मतलब पूरे वर्ल्ड में तो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, साथ में एक कंट्री में भी ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो महाराष्ट्र में पाई जा रही होगी पर मध्य प्रदेश में नहीं, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होंगे जो उड़ीसा में होंगे पर छत्तीसगढ़ में नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट ओनली इन द कंट्रीज बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। ठीक है, तो चलिए अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो वहां पर ऑयल तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है पर कोई भी बिग रिवर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। मतलब वाटर रिसोर्स वहां पर लो है पर ऑयल रिसोर्सेज वहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही बात करें ब्राजील की, अमेज़न फॉरेस्ट तो वहां पर है बट वहां पर कोल बहुत कम है, वहां पर कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। वैसे ही बात करें इंडिया की, कोल जो है वो आपको ईस्टर्न साइड में दिख जाने वाला है, ऑयल जो है वो वेस्टर्न साइड में, और आयरन जो है वो सेंटर में। ये आपको पता होगा ना जो कोल है वो हमें झारखंड वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में मिल जाता है। वैसे ही जब हम बात करते हैं ऑयल की, मतलब क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम की, तो वो आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा, मुंबई में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही बात करें हम आयरन की, तो आयरन जो है वो आपको उड़ीसा में, बेलाडला माइन में, ऐसी जगहों पर देखने को मिल जाने वाला है। मतलब ये सभी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लोकेटेड होते हैं। इट मीन्स दैट कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते, ये सभी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइफ पर क्या इंपैक्ट डालता है, इस चीज को यहां पर समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट की। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि जो रिसोर्सेज जब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसका ह्यूमन लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट पर इसका असर पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन वहीं पर सबसे ज्यादा फ्लोरिश होते हैं जहां पर क्या होती है, एक्चुअल में रिवर्स होती है। दिखाई दे रहा है ना, ये रिवर यहां पर फ्लो हो रही है और यहां पर कितना ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब पीपल लीव देयर वाटर, ठीक है, नियर वाटर वेयर फर्टाइल सॉइल इज अवेलेबल एंड वेयर मिनरल्स इज अवेलेबल। तो उन्हीं सारी जगहों पर हम अपने सिविलाइजेशंस को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, जहां पर आसानी से हमें ये सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, सिटीज ऑन गंगा, विलेजेस नियर द माइंस। नाउ अगली चीज की बात करते हैं जो इकोनॉमिकल होने वाली है, मतलब ट्रेड की बात करने वाले हैं। एक्स्ट्रा रिसोर्स सोल्ड अदर ब्रॉट। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इस पॉइंट से बस समझिए, बहुत ही शॉर्ट में ये लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का। सो एक्चुअल में जिस जगह पर कोई भी नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, लाइक मिनरल्स, लाइक आयरन ओर, लाइक डायमंड, वो सभी क्या करते हैं, इसे एक्सपोर्ट करते हैं, और जो बाकी स्टेट्स और बाकी कंट्रीज होती हैं वो इसे परचेस कर लेती है। मतलब यहां पर ट्रेड रिलेशन जो है वो बनते रहते हैं, पर साथ ही साथ में से डिपेंडेंसी भी बन जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट आयरन ओर और इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, तो ऑयल इंडिया के पास में कम है इसलिए वो उसे इंपोर्ट करता है, पर उसके पास में आयरन ओर अच्छे मात्रा में अवेलेबल है इसलिए वो क्या करता है, उसे एक्सपोर्ट कर देता है। चलिए अब बात करते हैं अगली चीज की कि और क्या हो सकता है और क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। तो इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर जॉब्स के ऊपर भी, और साथ ही साथ में इकोनॉमी के ऊपर भी। किसी स्टेट की इकोनॉमी भी वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज के लेवल पर डिपेंड करती है। जैसे कि जहां जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, जहां पर ज्यादा मिनरल होंगे, वहां वहां पर माइनिंग ज्यादा होने वाली है, माइनिंग इंडस्ट्रीज बनेगी, तो फॉर श्योर वहां पर फैक्ट्रीज भी होने वाली है, और उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेशन हो पाएगा। जैसे कि हम बात करें झारिया की, जो कोल माइन है एक्चुअल में झारखंड में, वहीं पर आपको स्टील प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट, है ना, जो क्या होने वाला है, जो होने वाला है एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है एक्चुअल में नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि जो रिवर्स होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें थोड़ी ना पता होता है कि कौन से स्टेट की बाउंड्री कहां से जा रही है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं माइनिंग को लेकर, फैक्ट्रीज को लेकर और जॉब्स को लेकर, तो भी इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बन जाते हैं।
जैसे कि हम बात करें यहां पर झारिया कोल माइंस, स्टील प्लांट, एम्प्लॉयमेंट। देखिए इस पॉइंट को और बेटर तरीके से हम समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, तो एक्चुअल में रिवर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता है कि ये किस स्टेट्स में होकर जा रही है। जैसे कि हम बात करें कोई रिवर कर्नाटक के लेवल पर होगी तो वो हो सकता है तमिलनाडु में भी फ्लो हो रही होगी, ठीक है, जिसके कारण यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट यहां क्लियर हो गए होंगे। अब एक आखिरी जो हमारे पास में यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं इंडियन रिसोर्सेस के बारे में। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल होने वाले हैं। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं क्या, इंडियन रिसोर्सेज के बारे में कि इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें कोल की, तो इंडिया में कोल कहां कहां पर अवेलेबल है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी है झारिया, जो कहां पर है, झारखंड में, वैसे ही रानीगंज जो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। अब ये जो रिसोर्सेज हैं वो तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो जो कोल है एक्चुअल में आपको झारखंड में, रानीगंज में, उड़ीसा में, ऐसी बहुत सारी जगहों पर दिखाई देने वाला है, जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलग अलग क्वांटिटी में। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर स्टील इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यहां पर यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है कोल से, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी तो ऐसे ही मिलने वाला है, कहीं आपको ऑफशोर दिखाई देगा। जैसे कि आप बात करें मुंबई हाई की, तो यहां पर देखिए मुंबई हाई में आपको ऑफशोर क्या दिखाई दे जाता है, पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो असम का जो दिग्बोई वाला रीजन है, कौन सा रीजन, नाम याद रखिएगा, दिग्बोई वाला रीजन, यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, पेट्रोलियम मिलने वाला है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि हम इसे एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं अपने व्हीकल्स में, तो वही जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें प्लास्टिक भी मिल जाता है। इस तरीके से पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, और इसी तरीके से यहां पर कोल का भी हम बढ़िया यूज कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रिसोर्स की जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि आयरन ओर। आयरन ओर की जब हम बात करें तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। जिसे हम यूज कहां करते हैं, तो हम इसे यूज करते हैं हमारी स्टील इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ में मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने में भी। चलिए अब देख लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहां कहां अवेलेबल है, उड़ीसा और गुजरात में मेजरली बॉक्साइट माइंस जो हैं वो मिल जाती हैं, जिनका यूज किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम का, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। सो एल्यूमिनियम हम बनाकर क्या करते हैं, इससे कैंस बना लेते हैं। आप सभी ने क्या कोल्ड ड्रिंक पी है जो कैंस में आती है, तो वो कैन किस चीज के बने होते हैं, कौन सा मेटल होता है, वो होता है एक्चुअल में एल्यूमिनियम। और वैसे ही एयरक्राफ्ट की बॉडी को लाइट वेट बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज यहां पर किया जाता है। तो जो इंडिया में अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उन्हें हम इस तरीके से यहां पर यूज करते रहते हैं। चलिए अब एक और रिसोर्स की बात कर लेते हैं जो होने वाला है वाटर। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हिमालयन रिवर्स जो है वो नॉर्थ में दिख जाती है, वहीं जब आप वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो वो साउथ में दिख जाते हैं। कुछ रिवर्स होते हैं जो क्या है, पेरिनियल है, कुछ होती है जो अपेरिनियल है। ये जो सारी चीजें हैं वो एक्चुअल में हमें वाटर अवेलेबल करवाती हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल करवाती हैं। इनका हम यूज कहां करते हैं, जैसे कि इरिगेशन में हम वाटर का यूज करते हैं, हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वहीं हम डैम बनाकर हाइड्रो पावर एनर्जी में भी इसे यूटिलाइज कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए 80% ऑफ द इंडियाज ऑयल इज इंपोर्टेड। इंडिया जो है उसमें ऑयल इतना कम है कि 80% ऑफ जो ऑयल की नीड है वो हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब दूसरी कंट्री से बुलाना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडिया में एक्चुअल में कौन कौन सी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। चलिए अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे उसके क्या कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाले हैं, जो इनकी लोकेशन है क्या उससे कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है या फिर सब कुछ नेगेटिव होगा। तो इसके दोनों साइड आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी और साथ ही साथ में कुछ नेगेटिव भी। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट की। जैसे कि सबसे पहले जॉब्स की अगर हम बात करें तो कोल माइंस अगर धनबाद में है तो वहां पर बहुत सारे वर्कर्स की नीड होगी उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पर ज्यादा होने वाली है।
वैसे ही बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड, रेलवे, स्कूल, नियर प्रोजेक्ट। अब देखिए जिन जिन जगहों पर, जिन जिन लोकेशंस पर एक्चुअल में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होती हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए रोड्स भी अच्छे बनाए जाते हैं, वहां पर रेलवेज भी अवेलेबल होता है। और जब ये सारी चीजें अवेलेबल होगी, वहां पर लोग जॉब कर रहे होंगे, तो फॉर श्योर वहां पर स्कूल भी तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पर तो टाउनशिप डेवलप हो जाने वाली है। वैसे ही हम बात करें कि क्या ये इनकम जनरेट करके देते हैं स्टेट्स को, तो जी हां बिल्कुल, माइनिंग करने पर माइनिंग टैक्स लगाया जाता है, जिससे क्या करती है गवर्नमेंट, बेटर फैसिलिटीज वहां के सिटीजन को अवेलेबल करवा जाती है, जैसे कि बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल जाएगी, वहीं पर आपको बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। और अगर हम बात करें क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, तो यहां पर जितनी जगहों पर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होंगे, जैसे कि हम बात करें जमशेदपुर की, वहां पर आपको वैसे ही नेचर की इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जो टाटा स्टील है वो कहां पर लोकेटेड है, जमशेदपुर में लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसी के पास में आयरन माइंस भी है और वहीं पर पास में ही कोल की अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो जाती है। तो ये हो गए हैं क्या कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट इस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट की, क्योंकि रिसोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा डालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहली चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब आप सभी को जैसा कि पता है, जब माइनिंग करनी होती है तो ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ट्राइबल मूव्ड फॉर डैम्स, माइंस, जैसे कि हम बात करें नर्मदा रिवर के पास में जब क्या किया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था। साथ ही साथ में जहां जहां पर रिसोर्सेस होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, जैसे कि कोल डस्ट, जिससे लंग्स डिसीजेस हो जाते हैं। या फिर हम बात करें कि जिन जगहों से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां पर अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो फिशेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उनके लिए वो पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट बात करें लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सो माइनिंग इन वेस्टर्न घाट, जिससे क्या हुआ एक्चुअल में, वाइल्ड लाइफ जो है वहां पर वो बहुत कम हो गई, बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूअसली डिग्रेड होती जा रही है। अब अगर हम बात करें और क्या होता है, तो वाटर शॉर्टेज भी आपको उन जगहों पर देखने को मिलेगी जहां पर ज्यादा क्या मिल रहे हैं, रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे कि ओवर पंपिंग की जाती है। विलेजेस को क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा लॉस होता है और वहां पर बिल्कुल इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है कि जमीनें वहां पर सूख जाती है, क्योंकि विलेजर्स को पानी मिल ही नहीं पाता। सारा पानी तो कहां चला जा रहा है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करने में चला जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ में कौन से नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के। चलिए कुछ केसेस की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि सबसे पहले बात करें कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो देखिए कावेरी रिवर जो है वो एक्चुअल में एक स्टेट से ओरिजिनेट होती है और दूसरी कई स्टेट से होते हुए गुजरती है, जिसके कारण इसके वाटर को कौन यूज करेगा इस पर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी से होकर निकलती है, जिससे क्या होता है, कर्नाटक यहाँ पर कहता है कि मुझे क्रॉप्स के लिए इसके वाटर की ज्यादा नीड है, तो वहीं तमिलनाडु कहता है कि मुझे अपने ओल्ड फार्मलैंड्स के लिए इसकी ज्यादा नीड है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे किया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व, तो ऑब्वियसली यहां पर फेयर शेयरिंग के लेवल पर काम करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को यूज करना होगा, जिससे सभी को इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सके। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। एक फेमस केस है जो है क्या, कावेरी रिवर डिस्प्यूट को लेकर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और यहां पर देखते हैं एक इंटरनेशनल एग्जांपल के बारे में। इंटरनेशनल एग्जांपल जिसमें आपको दिखाई देगा नाइल रिवर के बारे में, जिसमें इजिप्ट, सूडान, इथोपिया फाइट कर रहे हैं वाटर डैम को लेकर। एक्चुअल में जो नाइल रिवर है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से होकर गुजरती है, जैसे कि इजिप्ट से, सूडान से या फिर इथोपिया से भी। इसी कारण क्या हो रहा है, इसको कौन कितना यूज करेगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। इससे क्या होता है, टेंशंस होते हैं, फिर बातें की जाती है। अभी तक कोई वॉर तो नहीं हुआ बट स्टिल चांसेस हैं कि ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। यहां पर लेसन क्या समझ में आया कि हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए रेदर देन फाइटिंग, क्योंकि फाइट करने से कुछ नहीं होगा, कोई भी इसे अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। बेटर है कि हम बेटर तरीके से नेगोशिएट करें और इन्हें बेटर यूटिलाइजेशन के लेवल पर लेकर जा सके। चलिए अब एक और बहुत ही कमाल का पॉइंट हम यहां पर समझने वाले हैं, रिसोर्स कर्ज। रिसोर्स कर्ज जिसमें आपको यहां पर दिखाई देगा क्या, पैराडॉक्स। तो चलिए समझते हैं ये पैराडॉक्स या फिर रिसोर्स कर्ज होता क्या है।
resource rich countries areas grow slower and face more problem than the poor ones। तो देखिए ये एक्चुअल में ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है कि एक्चुअल में सिर्फ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी किसी भी कंट्री को रिच नहीं बना सकती, उसका वाइज यूज कैसे किया जाए, जब तक ये नॉलेज लोगों के पास नहीं होगा तब तक वो रिसोर्सेस कोई काम के नहीं है, और वो रिसोर्सेस एक्चुअल में क्या बन जाते हैं, कर्ज बन जाते हैं। जैसे कि हम बात करें वेनेजुएला की, वो एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, पर उसकी पूरी पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर थी। जैसे ही वर्ल्ड लेवल पर फ्लक्चुएशन आए, फ्यूल की प्राइसेस गिरी, वैसे ही वेनेजुएला में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई। तो जरूरी है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो हम उसका सही तरीके से यूज करना भी जानते हो, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करना है, इवन हमें उसका खुद भी यूटिलाइजेशन करना है। तो देखिए कर्ज क्यों है, क्योंकि वेल्थ फ्रॉम रिसोर्सेज बिकम अ ट्रैप नॉट अ बूस्टर। जो वेल्थ हमें रिसोर्सेज से मिलती है वो कई बार ट्रैप बन जाती है रेदर देन बीइंग अ बूस्टर। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से रिसोर्स जो है वो कर्ज भी बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कर्ज बन क्यों रहा है, क्या कारण है कर्ज बनने के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो दिखेगा आपको ओवर डिपेंडेंस। जब एक कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है सिर्फ उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, तो क्या हो जाता है, यहां पर ये ओवर डिपेंडेंस की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब इकोनॉमीज रन ऑन रॉ मटेरियल सेल्स ओनली, और उन्होंने खुद ने क्या नहीं किया, अपने लिए फैक्ट्रीज डेवलप ही नहीं करी। अगर ऐसा कंडीशन बनेगी सो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होने वाला है, ये तो कर्ज बनना तय था। जैसे कि नाइजीरिया जो है वो 90% इनकम उसकी ऑयल एक्सपोर्ट से आती है, पर उनके खुद के पास में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे वो क्या कर सके, इस ऑयल को यूज भी कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, नो वैल्यू एडिशन। मतलब जो कंट्रीज एक्चुअल में सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं करती, इवन जबकि ये कंट्रीज जिनके पास में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर वो उसमें वैल्यू एडिशन करती, उन्हें मैन्युफैक्चर करके कुछ बेटर बनाकर यहां पर सेल करती, तो उनका प्रॉफिट रेशो और ज्यादा बढ़ चुका होता। पर ये चीजें अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है। जैसे कि क्या, रॉ कोल या फिर ओर को सेल कर देना, नॉट स्टील और नॉट कार्स, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज काफी ज्यादा लो हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जाम्बिया सेल्स रॉ कॉपर, जिससे क्या है, वहां पर ग्रोथ जो है वो बहुत ही पुअर लेवल पर दिखाई देती है। पर अगर यही इस कॉपर को बेटर यूटिलाइज करके वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप करके कुछ और मैन्युफैक्चर करके अगर सेल करते तो फॉर श्योर जाम्बिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता। आगे देखिए प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे ही ग्लोबल प्राइसेस में चेंज आते हैं, ग्लोबल प्राइसेस गिर जाती है, वैसे ही पॉवर्टी आ जाती है ऐसी जगहों पर। जो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया वेनेजुएला का, जो ऑयल प्राइस क्रैश होने के कारण क्या हुआ, वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। समझ गए कि किस तरीके से इन पर डिपेंडेंट होना क्या हो जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। वहीं देखें करप्शन और नेग्लेक्ट। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जिन जगहों पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं तो वहां पर कुछ ही लोग होते हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करके, बाकी लोग तो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके कारण यहां पर करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ में नेग्लिजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मनी गोज टू फ्यूज, स्कूल हॉस्पिटल जो है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। और ये सेम कंडीशन दिखाई देगी आपको उन कंट्रीज में जो एक्चुअल में डायमंड रिच के लेवल पर दिखाई दे रही है। मतलब अफ्रीका में डायमंड की माइंस बहुत ज्यादा है, जो शायद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मैटर है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल है, बट स्टिल अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आपको बहुत ही पुअर दिखाई देने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि सिर्फ रिसोर्स होना एक्चुअल में यहां पर आपको एक रिच कंट्री नहीं बना देता, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन बनाता है, जो इंडिया ने करके दिखाया। तो इंडिया इस कर्ज से कैसे बाहर रहा, इस चीज को अब हम यहां पर समझने वाले हैं। देखिए इंडिया ने सबसे पहली चीज ये करी कि उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। आयरन ओर हमारे पास था तो हम लोग स्टील मैन्युफैक्चर करने लगे, जैसे कि टाटा और सेल जैसी इंडस्ट्री। जब बॉक्साइट हमारे पास था तो हमने उससे एल्यूमिनियम बनाया, जैसे कि नालको, हिंडाल्को, ऐसी फैक्ट्रीज बना दी, कंपनीज बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी, जिससे हम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके भी बेच सकते हैं और बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया कैसे इसका वाइस यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। इंडिया ने अपनी जो भी इनकम जनरेट हो रही थी उसे एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करा, जिससे एक स्किल्ड वर्कफोर्स अब इंडिया के पास में अवेलेबल है, जैसे कि आईआईटीज, आईआईएमएस से, जिससे क्या हुआ एक्चुअल में स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो अवेलेबल हुए और वो इन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज
कर पाते हैं। फिर देखें डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी सिर्फ एक ही सेक्टर पर काम कर रही है, मतलब वो एक ही सेक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसके क्रैश होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। पर इंडिया की इकोनॉमी ऐसी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो आईटी भी है, टेक्सटाइल भी, एग्रीकल्चर भी, जिससे क्या होता है हम एक्चुअल में बहुत ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस में काम करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्रैश होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर बात करें गवर्नमेंट प्लानिंग। गवर्नमेंट एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट प्लानिंग कर रही है तो बिल्कुल जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होती है। जैसे कि इंडिया में 1950s के टाइम पर ही 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे बाय प्लानिंग कमीशन, जिससे क्या हुआ कि हमारे यहां पर बैलेंस ग्रोथ कंटिन्यूस बेसिस पर होती रही। और इन सभी से आउटकम क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, जबकि इंडिया जो है कुछ ओर्स को एक्चुअल में अभी भी इंपोर्ट करता है, बट स्टिल फैक्ट्रीज होने के कारण हम यहां पर थर्ड लार्जेस्ट हैं इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज समझ में आ गई कि इंडिया ने किस तरीके से इस कर्ज से इंडिया बाहर निकला है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की जहां पर ये कर्ज जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नाइजीरिया की, जिसके पास ऑयल तो बहुत सारा अवेलेबल है, बट 70% ऑफ पीपल जो है वो क्या है यहाँ पर पुअर लेवल पर दिखाई देते हैं। और यहाँ जितने भी फार्म्स अवेलेबल थे उन पर भी मैक्सिमम जगहों पर ऑयल स्पिल हो गया, जिससे क्या हुआ उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से मिट चुकी है। अब वहां पर कुछ भी वेजिटेशन ग्रो ही नहीं करता और ये लोग फूड सिक्योरिटी के लेवल पर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे ही बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, जहां पर डायमंड्स बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल हैं और साथ ही साथ में कोबाल्ट भी। पर यहां पर वॉर्स होते रहते हैं माइंस को लेकर, क्योंकि सभी को ये रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है। और जिससे क्या होता है यहां पर जो चिल्ड्रंस है वो इतनी ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं सभी लोग कि उनके बच्चों को भी यहां पर क्या करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है इन माइंस में। तो अगर आप उसे बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिल जाती है। फिर से वेनेजुएला का एग्जांपल जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वेनेजुएला जो है वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, वाज रिचेस्ट इन द साउथ अमेरिका, नाउ हंगर एंड नो मेडिसिन। मतलब एक समय ऐसा था कि साउथ अमेरिका की सबसे रिचेस्ट कंट्री के लेवल पर आ जाती थी जो वेनेजुएला है वो, बट अब जैसे ही ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आई है वैसे ही क्या हो गया, वहां पर अब बहुत सारे लोग पॉवर्टी के नीचे जा चुके हैं। वहां पर आप देखेंगे कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और लोग वहां पर भूखे रह रहे हैं। तो ये एक्चुअल में बताता है कि अगर हम वाइजली यूज नहीं करते रिसोर्सेज का तो उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कर्ज को ब्लेसिंग में कैसे टर्न किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन सकता है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि कैसे कर्ज को ब्लेसिंग में बदला जा सकता है। सबसे पहली चीज, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना होगा। मतलब ट्रेन पीपल टू मेक प्रोडक्ट नॉट जस्ट डिग। मतलब सिर्फ लोग उसे डिग ना करें, अदर देन क्या करें, यहां पर लोगों को ट्रेन करना होगा कि वो उससे कुछ नया बना सके, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें। तो क्या होगा, कर्ज जो है वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही बात करें गुड गवर्नेंस की, यूज मनी फॉर द स्कूल्स, रोड, नॉट पैलेसेस। मतलब गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी पॉलिसीज लाए कि वो लोगों की स्किल्स डेवलप करने में यहां पर पैसे इन्वेस्ट करें रेदर देन अपने खुद के पैलेसेस बनाने में। तो जाकर क्या होगा, कर्ज जो है वो ब्लेसिंग में चेंज हो जाएगा। वैसे ही बात करें हम डाइवर्सिफिकेशन की, जैसे कि ग्रोथ ऑफ आईटी, टूरिज्म, फार्मिंग। मतलब हमें सिर्फ किसी एक सेक्टर पर रिलाई नहीं करना है, हमें डिफरेंट सेक्टर्स पर क्या करना है, काम करना होगा, जिससे अगर कोई सेक्टर क्रैश हो भी जाता है तो भी हमारी इकोनॉमी तो क्रैश नहीं हो सकती ना। फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, एक्सट्रैक्ट क्लीनली एंड रिसाइकल। सो हमें टेक्नोलॉजी को भी इतना डेवलप कर लेना होगा जिससे हम आसानी से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो भी बिल्कुल क्लीन तरीके से, और साथ ही साथ में इन्हें बार बार रिसाइकल करके यूज भी कर सकें। तो ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे कर्ज को ब्लेसिंग में बदला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड और गुजरात के बारे में। यहां पर आपको एक मिनी केस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि झारखंड, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं जैसे कि कोल, आयरन, माइका, बट स्टिल इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो गुजरात से बहुत कम है, जबकि गुजरात के पास में ये सारे मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखिए रिच इन मिनरल, हाई पॉवर्टी, फ्यू फैक्ट्रीज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट एक्चुअल में रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन के रह गया रेदर देन यहां पर मैन्युफैक्चरर। बट गुजरात ने क्या किया, गुजरात के पास में मिनरल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर गुजरात के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज हैं, पोर्ट्स हैं, स्किल्स हैं, और साथ ही साथ में फास्ट ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिल जाने वाली है।
तो चलिए ये एग्जाम्पल, ये केस स्टडी से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्चुअल में सिर्फ रिसोर्स होना आपको रिच नहीं बना देता, उसका वाइस यूज करना आपको यहां पर रिच बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट चीज की बात करेंगे जो होने वाला है व्हाट इज स्टीवर्डशिप। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट जिससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा ये होता क्या है। जब हम बात करते हैं स्टीवर्ड की तो उसका मतलब क्या होता है, केयर टेकर ऑफ नेचर, मतलब कोई ऐसा जो एक्चुअल में नेचर की केयर कर रहा हो, उसका ध्यान रख रहा हो, दैट इज स्टीवर्ड। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल होता है यूज टुडे विदाउट स्टीलिंग फ्रॉम द टुमारो, मतलब हम किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें जिससे हम आज तो उसे यूटिलाइज कर पाए पर साथ ही साथ में आने वाली जो जनरेशंस है वो भी उसे यूटिलाइज कर पाए, तभी तो ये क्या होगा, स्टीवर्डशिप होगा। अब इसका मोटो क्या है, तो मोटो समझ लीजिए टेक ओनली व्हाट यू नीड, मतलब आप सिर्फ उतना ही लें जितने की आपको जरूरत है, लीव इनफ फॉर नेचर टू रिफिल, और आप इतना इनफ नेचर के लिए छोड़ दें कि वो वापस उसे रिफिल कर पाए, दैट इज स्टीवर्डशिप। तो ये समझ में आ गया, ये एक्चुअल में बता रहा है कि सस्टेनेबल तरीके से हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपसे दो गोल्डन रूल की मैं यहां पर बात करने वाला हूं, एक तो रिन्यूएबल से रिलेटेड और दूसरा नॉन रिन्यूएबल से। तो समझिए, नेवर टेक फास्टर देन नेचर रिप्लेस, मतलब जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं हमें उन्हें उसी पेस से यूज करना पड़ेगा जितने पेस से जो नेचर है उसे वापस से रिन्यू कर सकता है, उससे कम पेस से ही आपको क्या करना है, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रीज की, अगर एक ट्री को ग्रो होने में 10 to 50 ईयर्स लगते हैं तो हमें उसी पेस से चलना पड़ेगा जिसमें ये ग्रो भी हो पाए, है ना। ऐसा नहीं करना है कि हम कंटिन्यूसली पूरे पूरे फॉरेस्ट को कट करते जाएं। अब नेक्स्ट बात करें नॉन रिन्यूएबल के लिए, स्ट्रेचेस एज मच एज पॉसिबल प्लस फाइंड द सब्स्टिट्यूट। जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमें कोशिश करना होगा कि हम एक्चुअल में उन्हें लंबे समय तक यूज कर सकें, जैसे कि कोल को, और साथ ही साथ में उनके साथ में हम सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढते रहें जिससे क्या हो सके, ये भी पूरी तरीके से कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो ये दोनों गोल्डन रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करेंगे हम आगे रिस्पॉन्सिबल एंड वाइस यूज की, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली और किस तरीके से वाइसली यूज किया जा सकता है रिसोर्सेज को। तो समझिए, सबसे पहली चीज तो रिस्पेक्ट नेचर, रिस्टोर रिन्यूएबल्स, यूज नॉन रिन्यूएबल्स जुडिशियली। ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको नेचर की रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अगर मदर नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है फॉर द होल मैनकाइंड। साथ ही साथ में रिस्टोर करना चाहिए हमें रिन्यूएबल्स को, मतलब इतना टाइम देना चाहिए उसे रिप्लेनिश होने के लिए कि वो ऑटोमेटिकली वहां पर रिफिल वापस से हो जाए। और साथ ही साथ में हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत ही जुडिशियली यूज करना होगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये हमारे और लंबे समय तक काम आ पाएंगे। फिर हम बात करें, अगर हम इन्हें इररिस्पॉन्सिबल वे में यूज करते हैं तो इससे पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, और साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे हमारी लाइफ भी इम्पॉसिबल हो जाने वाली है। तो अब देखिए रिस्टोरेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बात करें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाने वाला है। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर हम पॉन्ड्स को रिजुवनेट कर देते हैं तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली फिर से रिफिल हो जाएगा। तो हमें इन प्रैक्टिसेस को तो यूज करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में जब हम सॉइल की हेल्थ को बेटर करने की बात करते हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना चाहिए, यूज करना चाहिए काउ डंग मैन्योर को, मल्चिंग करनी चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, और केमिकल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे हम सॉइल की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें और उसकी फर्टिलिटी को क्या कर सकें, यहां पर मेंटेन कर सकें। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो होने वाला है हमारा एक एग्जांपल, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब पंजाब के असलियत के बारे में। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1960s के टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है हमारे इंडिया में, जिसे इंप्लीमेंट किया जाता है सबसे पहले पंजाब के लेवल पर। यहां पर कहा जाता है कि अब से जो भी फार्मर्स हैं वो यूज करेंगे HYV सीड्स, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बेटर है। बट प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बेटर थी, बट इन क्रॉप्स को एक्चुअल में इन सीड्स को वाटर भी बहुत ज्यादा लगता था ट्रेडिशनल सीड से। अब वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा करने के लिए वहां पर गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या करा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा वाटर रिसोर्स का, मतलब ग्राउंड वाटर का, साथ ही साथ में अंडरग्राउंड वाटर का। और आज ऐसी कंडीशन बन गई है कि पंजाब के 80% रीजन में जो वाटर लेवल है वो 30 मीटर से भी नीचे जा चुका है, जो अब एक्सट्रैक्ट कर पाना
लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्ड क्रॉप नीडेड मोर वाटर, फ्री पावर सप्लाई की गई, अनलिमिटेड ट्यूबवेल्स यहां पर लगा दिए गए, जिससे लोगों ने ओवर पंपिंग करी। ओवर पंपिंग करने के कारण क्या हुआ, 80% जो ब्लॉक है पंजाब के, वहां पर वाटर को एक्सप्लॉइट किया गया, जिससे वाटर टेबल डाउन हो गया और अब आपको दिखाई देगा वो 30 मीटर से भी नीचे है। साथ ही साथ में इन क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स को भी यूज किया गया, जिन केमिकल्स के कारण क्या हो रहा है, कैंसर और किडनी इश्यूज जैसे डिसीजेस जो हैं वो सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए यहां पर ऐसी चीजें करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म क्राइसिस भी फेस करना होगा। सो बेटर है कि हम स्मार्टली और वाइसली यूज करें, सिर्फ हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ना देखें, हम लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चलें, तब जाकर हम रिसोर्सेज को वाइसली यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में, जो है कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक्चुअल में वृक्ष आयुर्वेदा क्या होता है, तो जब आप इसे अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, जो आप लोग हिंदी में किया करते होंगे, वृक्ष धन आयुर्वेदा मतलब क्या, ट्रीज प्लस साइंस ऑफ लाइफ, जब हम इसे साथ में मिलाते हैं तो ये बन जाता है वृक्ष आयुर्वेदा। ये एक्चुअल में सुरापाला द्वारा कंपाइल्ड एक बुक है जो उन्होंने 10th सेंचुरी में कंपाइल करी, जो एंशिएंट नॉलेज के बारे में बताती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि किस प्लांट को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट होती है, किस तरीके से आप पेस्ट को रिपेलेंट कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग द हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको दिख जाएगी, जैसे कि सॉइल स्पेसिफिक प्लांट्स, सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, बेटर इरिगेशन टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है, और क्रॉप रोटेशन क्या होता है। इसका एक्चुअल में गोल क्या है वृक्ष आयुर्वेद का, ये समझ लीजिए, रिटेन द सॉइल मॉइस्चर, सपोर्ट माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म। मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो मदर अर्थ है, उसमें सभी समान है, तो जरूरत ये भी है कि माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म को भी उतनी ही वैल्यू दी जाए जितनी हम अपने आप को देते हैं। तभी क्या हो पाएगा, एक्चुअल में यहां पर हम सस्टेनेबली अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी कैसलेट की, जो होने वाला है सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। मे बी यू ऑलरेडी नो कि सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड स्टेट बन चुका है। कैसे बना, क्या हुआ, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले यहां पर स्टोरी बताई गई है पेमा के बारे में। पेमा जिनके कुछ फार्म्स हुआ करते थे, अब पेमा के जो फार्म्स हुआ करते थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्विच कर दिया वहां पर। सबसे पहले तो ये भी सिमिलर तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज कर रहे थे, बट सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हम क्या करेंगे, हम 100% आपकी हेल्प करने वाले हैं फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इन्होंने विचार बना लिया कि हाँ ठीक है, हम भी क्या करेंगे, अब से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले हैं। तो ये केमिकल्स को ड्रॉप करके अब ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल कंपोस्ट, काउ डंग और ऐसे ही जो पेस्टिसाइड है उनका यूज करने लगे, जिसमें केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं होता। इनिशियल स्टेज पर तो इनका जो यील्ड कैपेसिटी थी वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गई, बट स्टिल आफ्टर 5 ईयर्स आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत अच्छी लेवल पर क्या करने लगे, ग्रोथ करने लगे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। तो देखिए, स्विच टू द कंपोस्ट, neem and multi crops, initial yield drop after 5 years, premium prices for the cardamom and ginger। 2016 में एक्चुअल में सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो यहां पर अनाउंस कर दिया गया था, और यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अप हुई है। लोग यहां पर एज अ टूरिज्म आते हैं ये देखने के लिए कि कैसे की जाती है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथ ही साथ में फार्मर्स की इनकम जो है वो 20% से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मतलब हुआ ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, और साथ ही साथ में यहां पर इतना ज्यादा बेनिफिट भी। चलिए अब आगे देखिए, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम कहेंगे जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हो सकता है। तो समझिए इस चीज को, एक्सटेंड लाइफ स्पैन अंटिल रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स रेडी। मतलब हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना होगा कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इसे स्ट्रेच कर सकें, जब तक हमारे पास में नए अल्टरनेटिव्स अवेलेबल ना हो। साथ ही साथ में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड द रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप जुडिशियसली यूज कर सकते हैं किसे, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को। अब आपके सामने एक और अच्छा एग्जांपल है जो होने वाला है आईएसए को लेकर। तो सबसे पहले यहां पर ये देख लीजिए कि जो आईएसए है वो कब लॉन्च किया गया। सबसे पहले आप इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देन मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें यहां पर हुई है। आईएसए मतलब क्या, एक्चुअल में आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज को ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि आईएसए कर क्या रहा है।
IESA एक्चुअल में उन सारी कंट्रीज को यूनाइट कर रहा है जहां पर बढ़िया क्वालिटी की सनशाइन जो है वो मिल जाती है। मतलब जिन जिन जगहों पर सन जो है वो अपनी बहुत ज्यादा सनशाइन देता है उन जगहों को यूनाइट करने का काम कर रहा है। IESA जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। मतलब इंडिया ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि उसने इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज को जहां पर भी सन की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है उन्हें साथ में यूनाइट कर दिया। ये कब लॉन्च किया गया तो ध्यान रखेंगे, इसे लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015 विद द फ्रांस। सो फ्रांस एंड इंडिया ने साथ में मिलकर क्या किया, इसे लॉन्च करा फॉर सनशाइन रिच कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज के लिए जो एक्चुअल में सनशाइन रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। साथ ही साथ में इंडिया यहां पर लीड कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली हेल्प करता है, बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे सोलार प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाता है। अब यहां पर इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर काम कर रहा है और इसी के लिए एक एग्जांपल हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है राजस्थान में, जहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलार प्लांट भदला सोलार पावर पार्क जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा, जो एक्चुअल में राजस्थान की जो टोटल पावर नीड है, मतलब यहां पर आप देखेंगे कि जो राजस्थान को जितना कंजम्पशन करना होता है उसका 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी प्लांट से अवेलेबल करवा दी जाती है। तो है ना ये बहुत बढ़िया सा इनिशिएटिव, इसमें पार्ट लेना तो हर एक कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं और बात करते हैं अनइक्वल एक्सेस और स्टीवर्डशिप की। ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए वाटर एयर जो है वो अनइवनली अवेलेबल है, ठीक है, पुअर सफर द मोस्ट। अब देखिए क्या होता है, जिन भी जगहों पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है तो वहां पर जो रिच लोग होते हैं वो तो कैसे भी इन चीजों को अवेलेबल करवा लेते हैं, बट स्टिल जो पुअर लोग होते हैं उन्हें इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर अनइक्वल एक्सेस अगर होता है तो यहां बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में अगर एक्ट करा जाए एज अ स्टीवर्ड तो क्या हो सकता है, इन चीजों को रिस्टोर किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है और सस्टेन भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज की जो भगवत गीता से आपको मिलने वाली है। हमारी इस टेक्स्ट बुक में भगवत गीता के बारे में भगवत गीता से निकालकर एक पॉइंट हमें यहां पर दिया गया जिसे कहा जाता है लोक संग्रह। लोक संग्रह का एक्चुअल में मतलब क्या है इसे समझिए, एक्ट फॉर कलेक्टिव वेल बीइंग। मतलब क्या, हमें सिर्फ अपना बेनिफिट देखकर काम नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए उस वे में जिससे सभी का कलेक्टिव बेनिफिट हो सके। उसी चीज को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, लोक संग्रह कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोक संग्रह एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर था इसका वन शॉट रिवीजन हो चुका है यहां पर कंप्लीट। अगर आप देखना चाहते हैं और भी ऐसे ही बढ़िया वीडियोस तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, या फिर आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जहां पर आपको मिल जाएंगे ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स और ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ध्यान दें कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। सो थैंक यू।